everyone and welcome you all in the fifth session of Python training program. So last classes तक हमने जो जो पढ़ा था सभी को क्लियर है या कुछ डाउट है लास्ट क्लासेस में? यस मैम एक बार कर लेते हैं मैम, स्क्रीन पे डाउट है. ओके, रिकैप कर लेते हैं एक बार. ओके, okay. Is my screen is visible to you all? यस मैम. मेरे ओके, तो रिकैप कर लेते हैं एक बार. हम लोग लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़े थे. लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि हम इनपुट कैसे लेते हैं, और इनपुट लेने का हमने दो तरीका देखा था. एक पहले प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करने के बाद जो प्रिंट स्टेटमेंट में हमने इनपुट लिया उसको किसी वेरिएबल के साथ अटैच करना या असाइन करना, और एक हमने डायरेक्ट इनपुट लेने का मेथड देखा था जिसमें हमने इनपुट फंक्शन को डायरेक्ट किसी वेरिएबल के साथ असाइन किया था. तो इसमें जैसे कि हमने क्या किया, प्रिंट स्टेटमेंट के साथ इनपुट लिया, एंड सेकंड में हमने सिंगल लाइन इनपुट यूज़ किया जिसमें इनपुट स्टेटमेंट हमने डायरेक्ट किसी वेरिएबल के साथ असाइन कर दिया. ये दो तरीका हमने इनपुट का देखा था. उसके बाद हमने इंटेजर्स के बारे में देखा था कि हम इंटेजर वैल्यू कितना भी बड़ा या कितना भी छोटा ले सकते हैं, ये मैटर नहीं करता है, और उसको किसी भी वेरिएबल फॉर्मेट में हम लोग डाल सकते हैं, किसी भी वेरिएबल के साथ असाइन कर सकते हैं. उसके बाद हमने बुलियन एक्सप्रेशंस देखे थे. बुलियन एक्सप्रेशंस जैसा कि हम लोग को पता है कि सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं उसमें, ट्रू एंड फॉल्स, एंड अगर उसको हम लोग इंटीजर के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो ट्रू हमेशा 1 होता है और फॉल्स हमेशा 0 होता है. उसके अलावा हमने नंबर्स को बुलियन एक्सप्रेशन में चेंज करने की कोशिश की थी. तो हम लोगों को उससे ये पता चला था कि 0 के अलावा बाकी सभी नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ का बुलियन एक्सप्रेशन ट्रू आता है, सिर्फ 0 का फॉल्स आता है. उसके अलावा हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स जो होते हैं एंड और नॉट, ये तीनों लॉजिकल ऑपरेटर्स को बुलियन के साथ रखकर देखा था. तो हमने ये देखा कि सारे लॉजिकल ऑपरेटर्स बुलियन के साथ अच्छे से वर्क करते हैं, मतलब एक्सेप्ट करते हैं बुलियन वैल्यूज़ को. जैसे कि अगर हमने नॉट ट्रू या नॉट फॉल्स डाला तो जस्ट वो उसका अपोजिट ट्रू या फॉल्स रिस्पॉन्ड करेगा. अगर हमने एंड ऑपरेटर यूज़ किया तो अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है तो फॉल्स, अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो वो ट्रू प्रिंट करेगा. वैसे ही अगर हमने और ऑपरेशन यूज़ किया तो अगर कोई एक ऑपरेशन भी वो कंसिडर कर पाता है तो ट्रू देगा, अदरवाइज वो फॉल्स देगा. उसके अलावा हमने कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस देखे थे बुलियन एक्सप्रेशंस के साथ कि अगर हम 10 प्लस ट्रू करेंगे तो क्योंकि ट्रू का वैल्यू इंटीजर के फॉर्मेट में 1 होता है तो ऑटोमेटिक पाइथन क्या करेगा, ट्रू का वैल्यू 1 लेगा एंड 10 प्लस 1 मीन्स 11 हमको प्रिंट करके आउटपुट देगा. वैसे ही फॉल्स का वैल्यू 0 लेगा, इसका मतलब कोई चेंजेस वो 10 माइनस 0 या 10 प्लस 0 करने पे नहीं करेगा. वैसे ही अगर हमने ट्रू को किसी के साथ सब्सट्रैक्ट किया तो 1 माइनस कर देगा, जैसे कि 6 माइनस ट्रू हमने करके देखा तो वो 5 आया. उसके बाद हमने देखा था कल कि फ्लोट वैल्यूज़ के बारे में. फ्लोट वैल्यूज़ जितने भी डेसिमल फॉर्मेट के वैल्यूज़ होते हैं वो सभी फ्लोट वैल्यूज़ कहलाते हैं. जैसा कि हमने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिया था फ्लोट वैल्यूज़ में, हाइट का 100.5 एंड रोड का 5.2. उसके बाद हमने फ्रैक्शंस के बारे में देखा था, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स के बारे में. तो उसके लिए हमने एक मैथ्स की लाइब्रेरी फ्रैक्शन उसको सबसे पहले इंपोर्ट किया. उसके बाद हमने इस लाइब्रेरी के फंक्शंस को यूज़ करने की कोशिश की. हमने प्रिंट स्टेटमेंट में जितने भी तरीके के फंक्शन लिए उसमें ऑपरेशन करने की भी कोशिश की. 2 फ्रैक्शन को हमने जोड़कर देखा तो हमको उससे ये साबित हुआ कि ये जो फ्रैक्शन नाम का लाइब्रेरी है इसको इंपोर्ट करने पे और इसके फंक्शंस यूज़ करने पे जो मिनिमाइज्ड वैल्यू होता है किसी भी फ्रैक्शन का वो ये हमें एज अ आउटपुट देता है. और इससे ये भी पता चला कि अगर हम लोग किसी को किसी वेरिएबल पे असाइन करते हैं तो उसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हम लोग अलग से एज अ आउटपुट ले सकते हैं, डॉट न्यूमरेटर या डॉट डिनोमिनेटर फॉर्मेट यूज़ करके.
उसके बाद हमने स्ट्रिंग देखा था कि स्ट्रिंग क्या करता है। स्ट्रिंग पे हमने दो स्ट्रिंग वेरिएबल लिए थे, एक पे हमने सीता असाइन किया था और एक पे हमने पीटर असाइन किया था। तो सीता का एस कैपिटल है लेकिन पीटर का पी नहीं है, इसलिए हमने हैरी जिस पे पीटर असाइंड है उस पर कैपिटलाइज फंक्शन यूज़ करके, ये एक बिल्ट इन फंक्शन है, पीटर का पी कैपिटल किया था। एंड वैसे ही राम नाम का जो वेरिएबल है उस पर जो असाइंड सीता स्ट्रिंग है उस पर हमने चाहा कि वो सभी अपर केस में हो जाए, तो अपर फंक्शन जो बिल्ट इन फंक्शन है उसे यूज़ करके हमने सीता के सभी स्पेलिंग को कैपिटल में प्रिंट आउट किया था। यहाँ तक हमने देखा था। उसके बाद आज अब हम लोग क्या देखने वाला है, आज हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ेंगे एंड उसके बाद फिर आज हम लोग देखेंगे टाइप कास्टिंग। तो अगेन यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो कि हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं। आज हम लोग टाइप कास्टिंग देखेंगे। तो टाइप कास्टिंग होता क्या है, सबसे पहली बात तो टाइप कास्टिंग क्या होता है कि कई बार हम लोगों को अपना डेटा स्ट्रिंग के फॉर्म में, इंटीजर के फॉर्म में, फ्लोट के फॉर्म में, अलग अलग फॉर्मेट में चाहिए होता है। तो जब हम अपने अकॉर्डिंग हमारे डेटा को चेंज कर सकते हैं किसी दूसरे फॉर्मेट में, तो वो क्या कहलाता है, टाइप कास्टिंग कहलाता है पाइथन में। तो पाइथन क्या करता है, उसमें 3 बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं जिसके कारण वो टाइप कास्टिंग फॉलो करता है। तो किसमें किसमें फॉलो कर पाता है, सिर्फ 3 बिल्ट इन फंक्शन होते हैं। एक होता है इंटीजर INT, मैं इसको ऐसा डाल के लिख रही हूँ ताकि आप लोग समझ पाओ। एक होता है इंट, उसके अलावा एक होता है इसमें फ्लोट, तो फ्लोट कंप्लीट होता है, फ्लोट को हम लोग फ्लोट ही कहते हैं, उसमें कुछ हम लोग इसमें शॉर्ट फॉर्म यूज। मैम स्क्रीन नॉट विजिबल मैम। ओके, इज इट विजिबल नाउ? यस मैम विजिबल। ओके, सो हम यहाँ पे क्या देख रहे थे, टाइप कास्टिंग देख रहे थे। तो टाइप कास्टिंग में क्या होता है, इसमें 3 बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं पाइथन में जो हमें टाइप कास्टिंग के अलाउ करते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है इंट, एक होता है फ्लोट और एक होता है स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग को हम लोग str से शो करते हैं जैसे कि सबको पता है। तो ये यहाँ पे 3 बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। तो अब हम लोग इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। अगर हम लोग जैसे कि हम लोग कौन कौन से कन्वर्जन करेक्ट होते हैं और कौन कौन से कन्वर्जन इनकरेक्ट होते हैं या इलीगल होते हैं, इसको देखते हैं सबसे पहले। तो जो करेक्ट होते हैं उसको देखते हैं। करेक्ट कौन कौन से होते हैं, जैसे मान लो मैंने अगर किसी फ्लोट वैल्यू को इंटीजर पे कन्वर्ट करना चाहा, लाइक 5.235689, ये मान लो कोई फ्लोट वैल्यू है, उसको हमने इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहा, तो ये करेक्ट वैल्यूज में आएगा। इसने क्या दिया, हमें सिर्फ इंटीजर फॉर्मेट में दिया 5, जबकि हमने लिया था फ्लोट वैल्यू। वैसे ही अगर मैंने किसी स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना चाहा इंटीजर में, लाइक हम कोई स्ट्रिंग ले लेते हैं, अगर हम यहाँ पे डबल कोट्स डालते हैं इसका मतलब है कि यहाँ पे हमने स्ट्रिंग लिया है। स्ट्रिंग में कोई भी वैल्यू 25 मान लो डाल देते हैं, तो ये क्या देगा, हमको 25 देगा। इसका मतलब हमने जो एज ए स्ट्रिंग एक्सेप्ट किया 25 को, उसको हम इंट में कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या देगा, हमें 25 एज अ रिस्पॉन्स देगा। तो ये सारे करेक्ट मेथड्स हैं। अब इनकरेक्ट मेथड्स कैसे होंगे, इनकरेक्ट मेथड को देखते हैं। इनकरेक्ट मेथड ऐसा होगा कि अगर हम किसी इंटीजर जो किसी स्ट्रिंग जो टेक्स्ट के फॉर्म में हो, लाइक हेलो, इसको अगर हम चाहें स्ट्रिंग में इंटीजर में कन्वर्ट करना, तो ये इंटीजर में कन्वर्ट नहीं करेगा। यहाँ पे क्या दे रहा है, ये वैल्यू एरर दे रहा है, क्योंकि अब हेलो नाम के टेक्स्ट स्ट्रिंग को हम कैसे इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, लॉजिकल बात भी नहीं है ये। तो जो लॉजिकल नहीं है वो इसमें क्या दे रहा है, वैल्यू एरर दे रहा है। वैसे ही अगर मैं किसी फ्लोट वैल्यू को एज अ स्ट्रिंग लूँ और अगर उससे मैं कन्वर्ट करना चाहूँ इंटीजर में, मैं एक दूसरा एग्जांपल लेके बताती हूँ, ये भी इनकरेक्ट ही है।
कोई हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग वैल्यू ही लिया, लेकिन हमने क्या किया, उसमें फ्लोट वैल्यू डाला। अब इस फ्लोट वैल्यू को हमने बोला कि कन्वर्ट करो इंटीजर में, तब भी ये क्या देगा, वैल्यू एरर देगा, क्योंकि हमने क्या किया है, हमने वहां पे एक फ्लोट वैल्यू लिया है एज ए स्ट्रिंग। अगर वो एक इंटीजर वैल्यू होता फ्लोट स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, जैसे हमने 25 लिया था, तब वो उसे इंट मतलब इंटीजर पे कन्वर्ट कर सकता था। लेकिन अगर हम वहाँ पे फ्लोट वैल्यू लेंगे तब वो उसे इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकता। पहले उसको हमें वो नॉर्मल फ्लोट वैल्यू पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए ये दोनों तरीका क्या होता है, इनकरेक्ट होता है किसी भी इंट को कन्वर्ट करने के लिए। वैसे ही हम लोग अब देखते हैं कि फ्लोट को कन्वर्ट करने के लिए कौन कौन से करेक्ट मेथड्स होते हैं। फ्लोट को कन्वर्ट करने के लिए मतलब फ्लोट लिखे एंड उसके बाद भी कोई भी वैल्यू हम डाल दिए, जैसे कि मान लो मैंने 2 डाला, तो ये क्या करेगा, इसको ये फ्लोट पे कन्वर्ट कर देगा 2.0, मतलब ये फ्लोट पे कन्वर्ट कर लिया। वैसे ही अगर हम किसी स्ट्रिंग को 3.0 3.0 नहीं, ये तो फ्लोट वैल्यू 3, इसको हमने अगर फ्लोट वैल्यू में कन्वर्ट करना चाहा, तो ये भी एक इंटीजर वैल्यू है, तो वो उसको आसानी से फ्लोट वैल्यू में कन्वर्ट कर सकता है। तो ये भी क्या हुआ, करेक्ट फ्लोट कन्वर्सेशन हुआ। उसके अलावा अगर हम किसी स्ट्रिंग जो फ्लोट में है ऑलरेडी उसको करना चाहें, जैसे कि हमने ये एक स्ट्रिंग लिया था, इसी को मान लो हम फ्लोट पे कन्वर्ट करना चाहते हैं, ये इंट पे तो कन्वर्ट नहीं हुआ था, लेकिन पॉसिबली है फ्लोट पे कन्वर्ट हो जाए, देखते हैं। तो ये फ्लोट में कन्वर्ट होगा क्योंकि ये स्ट्रिंग ऑलरेडी एक फ्लोट फॉर्मेट में है हमारे पास। तो ये तीनों मेथड्स फ्लोट को कन्वर्ट करने के लिए करेक्ट मेथड्स हैं। अब हम देखते हैं कि स्ट्रिंग को कन्वर्ट करने के क्या मेथड्स हैं। जैसा कि str हमने यूज़ किया एंड उसमें 2.1 मैंने डाला, तो ये क्या करेगा, 2.1 के साथ वो कोट्स लगा दिया, सिंगल कोट्स या डबल कोट्स वो अप्लाई करेगा। इससे क्या साबित हुआ, इससे ये साबित हुआ कि अब ये 2.1 स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, न्यूमेरिक या फ्लोट फॉर्मेट में नहीं है। तो ये सारे क्या होते हैं, ये सारे टाइप कास्टिंग मेथड्स होते हैं, जिससे हम आगे अगर हम लोग देखेंगे ना, तो बड़े बड़े कोड्स में जब हम लोग को ज़रूरत पड़ रही है डेटा को कन्वर्ट करने की किसी दूसरे फॉर्मेट्स में, तो आसानी से इन फ्लोट या str यूज़ करके हम लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर कंडीशन। अब इसके अलावा क्या होता है कि हम लोग जितने भी फॉर्मेट्स हम लोगों को मिलते हैं, जैसे कि हमने फॉर्मेटिंग प्रिंटिंग पढ़ा है, तो उसके साथ ही एक एग्जांपल डाल के देखते हैं। मान लो मैंने कोई x नाम का वेरिएबल लिया, उस पर मैंने एक इनपुट फंक्शन यूज़ किया एंड इनपुट पे मैंने वहाँ पे डाला नंबर 1, कोई भी एक नंबर 1 हमने प्रिंट करने के लिए बोला। एंड वैसे ही हमने एक y वेरिएबल लिया, उस पर हमने इनपुट डाला एंड उस पर हमने बोला नंबर 2 प्रिंट करो। एंड अगर उसके बाद मैं फॉर्मेट प्रिंटिंग का एक एग्जांपल देना चाहूँ, और फॉर्मेट प्रिंटिंग पे मैं क्या चाहती हूँ कि एक प्रिंट स्टेटमेंट हम लोग यूज़ करेंगे एंड उस पर मैं चाहती हूँ कि जो रिजल्ट है वो मुझको क्या मिले, वो मुझको मिले x + y के फॉर्मेट में। तो मैं यहाँ पे ऑपरेशन यूज़ कर रही हूँ x + y, तो वो इस ऑपरेशन को भी एज अ फॉर्मेट फॉर्म पे लेगा, और हम लोग जो इनपुट करेंगे उसका जो प्रिंट स्टेटमेंट होगा वो हम लोग को फाइनल रिजल्ट मिलेगा। कैसे होगा एक बार देखते हैं। तो मैंने कोई नंबर डाला 5, सेकेंड नंबर मैंने डाला 6, तो हम लोग को रिजल्ट क्या मिला 56। x + y मतलब वो उसको कॉन्केनेट करके दिया। यहाँ पे x + y को वो फंक्शन के फॉर्म पे नहीं, ऑपरेशन के फॉर्म पे नहीं, फंक्शन के फॉर्म पे ले रहा है, इसलिए वो x + y को क्या किया, हमें कॉन्कैटिनेट करके दिया। तो इस तरीके से फॉर्मेट प्रिंटिंग को हम लोग चेंज करने या मैनिपुलेट करने में न्यूमेरिक वैल्यूज के साथ काम करते हैं। अब हम लोग देखते हैं ऑपरेटर्स के बारे में, पाइथन ऑपरेटर्स के बारे में। तो अगेन एक मार्कडाउन डाल लेते हैं। अब सबसे पहली बात, जैसे हम सबको पता है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ऑपरेटर्स क्या होता है, जो वेरिएबल्स और वैल्यूज में ऑपरेशंस परफॉर्म करें।
वो होता है ऑपरेटर्स। तो पाइथन में ऑपरेटर्स कितने पार्ट्स में डिवाइड है? पाइथन में ऑपरेटर्स डिवाइड है लगभग 7 टाइप्स में। कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं? यहाँ पे मैं एक बार बता देती हूँ कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं। ये मल्टी लाइन कमेंट हमने जो स्टार्टिंग में सीखा था, ये मल्टी लाइन कमेंट है। तो सबसे पहला ऑपरेटर में हम लोग जो देखेंगे वो होता है एरिथमेटिक ऑपरेटर। सेकेंड ऑपरेटर जो होगा वो होगा असाइनमेंट ऑपरेटर। थर्ड ऑपरेटर जो होता है वो होता है कंपैरिजन ऑपरेटर। फोर्थ ऑपरेटर जो होता है वो होता है लॉजिकल ऑपरेटर। फिफ्थ ऑपरेटर जो होता है वो होता है आइडेंटिफाई ऑपरेटर। सिक्स ऑपरेटर जो होता है वो होता है मेंबरशिप ऑपरेटर। एंड सेवेंथ ऑपरेटर जो होता है वो होता है बिटवाइज ऑपरेटर। तो ऑपरेटर पाइथन में 7 पार्ट्स में डिवाइडेड है: अरिथमेटिक, असाइनमेंट, कंपैरिजन, लॉजिकल, आइडेंटिफाई, मेंबरशिप एंड बिटवाइज। तो सबसे पहले अरिथमेटिक का ऑपरेशन के बारे में बात करते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेशन में कौन कौन से ऑपरेटर्स हम लोग यूज करते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, एक्सपोनेंशियल एंड फ्लोर डिवीजन। तो इसके एग्जांपल्स एकदम बेसिक हैं। अगर मैं कोई भी 5 + 6 करूं, या 6 - 2 करूं, या 7 ÷ 2 करूं, या 5 × 9 करूं, या मॉड्यूलस यूज करके देख लेते हैं 5 मॉड्यूलस 3 करूं, या कोई एक्सपोनेंट जैसे कि 5 2। ये क्या करता है? पावर फैक्टर है, ये एक्सपोनेंट्स देता है। या अगर मैं कहीं पर फ्लोर डिवीजन यूज करूं, 8 फ्लोर डिवीजन 3, तो ये सारे क्या आते हैं? ये सारे कुछ आते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में। इन सब में अगर मैं प्रिंट स्टेटमेंट लगाऊं तो ये सबको प्रिंट करेगा। अदरवाइज ये जो लास्ट स्टेटमेंट है जो हमने शिफ्ट इंटर के साथ प्लेट परफॉर्म करने के लिए बोला, सिर्फ उसको प्रिंट करेगा। तो ये मैंने एग्जांपल दिया है, आप लोग इसको अपने घर पे जाके ट्राई करो, क्योंकि ये एकदम बेसिक चीज़ है, नॉर्मल मैथ्स है जो हम लोग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ से करते आ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे इसको हमें सीखना है। इस यहाँ पे हम लोग को मेन पाइथन सीखना है। तो अब हम लोग जस्ट अगले में चलते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स में हम लोग क्या क्या यूज करेंगे? असाइनमेंट ऑपरेटर्स में हम लोग का मेन फैक्टर ये रहेगा सीखना कि कैसे हम लोग हमारे कोड्स को किसी अलग तरीके से लिखते हैं लेकिन काम वो सेम करता है। जैसा कि अगर मान लो मैं चाहती हूँ x जो है वो x + 3 के फॉर्मेट में परफॉर्म करे, और मान लो मैंने जस्ट इसके पहले x को इनपुट लिया, तो ये क्या करेगा? ये हम लोग को वैसे ही रिजल्ट परफॉर्म करेगा। x हमने अगर कुछ डाला, ओके, यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट, यहाँ पे हम लोग एक प्रिंट स्टेटमेंट यूज करते हैं ताकि हम लोग इसको देख सकें कि कैसे परफॉर्म करेगा। ओके, ये एज अ स्ट्रिंग फॉर्मेट में इसको ले रहा है, इसलिए यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। हम लोग कुछ दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैं आप लोग को अभी ये समझाऊंगी तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो मैंने x पे एक वेरिएबल डिफाइन किया 5, तो इसको हम लोग नॉर्मली x = 5 लिख सकते हैं। लेकिन अगर मैं कोई ऑपरेशन करना चाहती हूँ, x का वैल्यू मैंने 5 डाला, अब मैं इसी x पे एक नया वैल्यू डिफाइन करना चाहती हूँ जो क्या करेगा? x + 3 करेगा। तो ये इसमें अगर हम लोग अब x को प्रिंट करना चाहें तो ये हम लोग को 8 वैल्यू दिया। इसका मतलब क्या किया? वो x को एज अ 5 एक्सेप्ट भी किया,
उसके बाद उसमें 3 ऐड करके वो x पे एक नया वेरिएबल अपने आप में असाइन कर लिया और उसके बाद वो क्या हो गया 8 हो गया। लेकिन अगर हम इसको हमारे पाइथन में लिखना चाहते हैं तो हम लोग पाइथन में ये इस तरीके के अलावा और कौन से तरीके से लिख सकते हैं, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। x की बजाय अब हम लोग एक वेरिएबल y का एग्जांपल लेते हैं और उसमें सेम इसी ऑपरेशन को दूसरे तरीके से देखने की कोशिश करते हैं। अगेन मैं एक वेरिएबल ली y, जैसे कि मैंने x में 5 डाला था, सेम मैंने वेरिएबल में भी 5 डाला। अब मैं x इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 लिखने के बजाय मैं यहाँ पर लिख रही हूँ y प्लस इज इक्वल टू 3। तो ये क्या करेगा, ये भी सेम इसका मतलब ही है। मैं यहाँ पे कमेंट देती हूँ, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है y नाम के वेरिएबल में y प्लस 3 असाइन कर रहे हैं हम लोग। इस स्टेटमेंट का मतलब ही यही है कि हम लोग y नाम के वेरिएबल में y प्लस 3 स्टेटमेंट डाल रहे हैं, y प्लस 3 वेरिएबल इंपोर्ट कर रहे हैं। तो अब इसको रन करके देखते हैं क्या होता है। अगर हम लोग y प्रिंट कराना चाहें तो ये 8 दिया, इसका मतलब ये साबित होता है कि ये ऑपरेशन और ये ऑपरेशन जो हमने x और y में परफॉर्म किया वो दोनों सेम है। मैं यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ। तो ये क्या काम करता है, असाइनमेंट ऑपरेटर ऐसे ही काम करता है। जितने भी असाइनमेंट ऑपरेटर के फॉर्मेट्स होते हैं वो सबको हम लोग लॉन्ग फॉर्मेट में लिखने की बजाय ऐसे ही शॉर्ट फॉर्मेट में लिखते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया, वैसे ही और कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं। अगर मैं y में लेकर चलूँ तो y में और ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं। ये हो सकता है एग्जाम्पल, या अगर मैं जैसे हमने स्टार्टिंग में मॉड्यूलस देखा, कुछ देर पहले अभी मॉड्यूलस का इस्तेमाल देखा या फ्लोर डिवीजन का इस्तेमाल देखा, तो फ्लोर डिवीजन भी ऐसे हो सकता है। मैं अगेन कोई वेरिएबल y लूँ और उसमें मॉड्यूलस या फ्लोर डिवीजन यूज़ कर लूँ एंड इक्वल टू कोई भी नंबर जिसके साथ मैं करना चाहती हूँ उस नंबर को असाइन कर दूँ, 58 या 5 कुछ भी। तो इस तरीके से असाइनमेंट ऑपरेशन होता है। आज इस क्लास के जस्ट बाद मैं आप लोगों को एक शीट दूंगी, उस शीट में जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं वो सभी ऑपरेशंस, वो सभी के ऑपरेशन करने का तरीका एज वेल एज वो सभी के एग्जाम्पल उसमें होंगे कॉलम्स में। तो वो ऑपरेशन जो उसमें लिखा होगा और वो एग्जाम्पल जो उसमें डले होंगे वो सभी एग्जाम्पल्स को एज इट इज़ आप लोग कॉपी पेस्ट करके पाइथन पे एक बार करके देखना। तो इससे आप लोग को क्लियर हो जाएगा कि हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर या असाइनमेंट ऑपरेटर या कंपैरिजन ऑपरेटर को कैसे इस्तेमाल करते हैं। जो बेसिक चीज़ थी वो यही है कि हम लोग अलग अलग तरीक़ों से अपने कोड्स को लिखते हैं, जो आसान हमें पड़ता है हम वो तरीका ढूंढते हैं, लेकिन वो परफॉर्म वैसा ही करता है। तो हम चाहे 4 लाइन का कोड लिखें चाहे 1 लाइन का, हमारा काम होना चाहिए। दैट वाज फैक्ट। ओके, तो ये तो हो गया अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर की बात। असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है, तो कंपैरिजन ऑपरेटर में इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये 6 चीज़ें आती हैं। तो ये तो सबको पता है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे जिन लोगों से अक्सर गलती होती है, अक्सर जो बिगनर्स होते हैं वो क्या गलती करते हैं, वो समझते हैं अगर हम यहाँ पे x इज इक्वल टू वाई लिखें तो इसका मतलब हुआ x इज इक्वल टू वाई। यहाँ पे पाइथन पे इसका मतलब ये नहीं होता, इसका मतलब पाइथन में ये होता है कि x नाम के वेरिएबल पे y नाम का एक वैल्यू है जिसको आप असाइन कर रहे हो। इसका मतलब ये होता है पाइथन पे। अगर इसको कंपेयर करना है, ये कंपेयर नहीं करता। हम लोग नॉर्मल अपनी लाइफ, डे टू डे लाइफ में मैथमेटिक्स में इक्वल टू का हम लोग इस्तेमाल करते हैं कंपेयर करने के लिए, लेकिन पाइथन में इक्वल टू का इस्तेमाल होता है असाइन के लिए। कंपेयर के लिए क्या होता है, डबल इक्वल टू का इस्तेमाल होता है। अगर मैं एक्स डबल इक्वल टू वाई लिखूँ तो इसका मतलब हुआ कि एक्स और वाई बराबर है। यहाँ पे फॉल्स इसलिए दे रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे जो y लिया था उसी में और ऑपरेशंस लगा दिया। अगर मैं यहाँ पे इसको कोई नया वैल्यू दे दूँ जैसे कि z और उसके बाद दोबारा x और y इज इक्वल टू को प्रिंट कराने की कोशिश करूँ तो भी फॉल्स आ रहा है। अच्छा, हमने y पे यहाँ पे एक और ऑपरेशन लगा दिया है। तो ये क्या करता है, ये कंपेयर करके बता रहा है कि x और y इक्वल नहीं है। लेकिन अगर मैं सिर्फ यहाँ पे x इज इक्वल टू वाई लिखूँ तो इसका कोई हम लोग आउटपुट नहीं आएगा क्योंकि ये क्या कर रहा है, असाइन कर रहा है। लेकिन अगर मैं वहीं पे डबल इक्वल टू वाई लिखूँ तो ये हम लोग को बुलियन ऑपरेशन दे रहा है। इसका मतलब क्या है, इस x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 2, यहाँ पे y का वैल्यू 8, यहाँ पे x का वैल्यू 8,
इसका मतलब ये कि x और y को ये कंपेयर कर रहा है। तो ये चीज़ गलती नहीं करना। डबल इक्वल टू का मतलब कंपैरिजन होता है और सिंगल इक्वल टू का मतलब असाइन होता है। अब हम लोग देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स में। तो हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स अपने बूलियन एक्सप्रेशन के साथ यूज़ करके देखा था। इसका मतलब हम लोग को अब ये तो पता है कि लॉजिकल ऑपरेटर्स 3 होते हैं, एंड और नॉट। तो एंड क्या करता है, अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तभी वो ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करता है। और क्या करता है, अगर दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट भी सही है तो ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करता है। और नॉट क्या करता है, जो भी हमारे पास स्टेटमेंट है उसको जस्ट उसके अपोजिट स्टेटमेंट में कन्वर्ट करके, अगर वो ट्रू है तो हमें फॉल्स देगा, अगर फॉल्स है तो हमें ट्रू देगा। तो रिवर्स कर देता है जो हमारा रिजल्ट होता है उसको। अब इसके बाद देखते हैं आइडेंटिफाई ऑपरेटर। तो आइडेंटिफाई ऑपरेटर क्या करता है, जो ऑब्जेक्ट होता है हमारे पास, ऑब्जेक्ट मतलब वेरिएबल, उसको हम क्या बोलते हैं पाइथन के टेक्निकल या ट्रेनिंग फॉर्म पे ऑब्जेक्ट। तो जो ऑब्जेक्ट हमारे पास होता है वो उसको कंपेयर करने के काम करता है। जैसे कि मान लो हमारे पास x और y दो वेरिएबल्स हैं और उसको हमें आपस में कंपेयर करना है कि वो सच में है बराबर या नहीं है, या उसके अंदर वो है या नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफाई ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। आइडेंटिफाई ऑपरेटर्स दो होते हैं, एक होता है इज और एक होता है इज नॉट। मैं यहाँ पे टाइप कर देती हूँ आइडेंटिफाई ऑपरेटर्स क्या क्या होता है। एक होता है इज और एक होता है इज नॉट। ये दोनों होते हैं आइडेंटिफाई ऑपरेटर्स। तो ये क्या करते हैं, कंपेयर करने का काम करते हैं किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट को। जैसे कि इसका एग्जांपल अगर मैं दूँ तो v इज y एंड v इज नॉट y, ये उसके एग्जांपल्स होंगे आइडेंटिफाई ऑपरेटर्स के। अब हम लोग ये देखते हैं कि मेंबरशिप ऑपरेटर्स क्या क्या होते हैं। मेंबरशिप ऑपरेटर्स क्या करते हैं, जो सीक्वेंस होता है ऑब्जेक्ट में वो सीक्वेंस टेस्ट करने के काम करते हैं। टेस्ट करने के मतलब, मान लो हमने कोई बहुत बड़े कोड्स लिखे, उस पर बहुत सारे कंडीशन स्टेटमेंट्स डाले एंड उसमें हम लोग कोई चीज़ चेक कर रहे हैं, तो वो टेस्ट करने के लिए हम लोग ये मेंबरशिप ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। मेंबरशिप ऑपरेटर्स भी दो होते हैं, एक होता है मेंबरशिप ऑपरेटर्स इन और एक होता है नॉट इन। ये दोनों मेंबरशिप ऑपरेटर्स होते हैं। मैं जो शीट दूंगी उसमें इन सभी के एग्जांपल्स और इन सभी का डिस्क्रिप्शन है, तो ध्यान से पढ़ना उस शीट को। एकदम बेसिक है, एकदम बेसिक मैथमेटिक्स। हम लोग प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई सीखते हैं ना, बस ये उतना ही है। उसके बाद लास्ट जो ऑपरेटर हमारा बच गया वो बच गया बिट वाइज ऑपरेटर। तो बिट वाइज ऑपरेटर क्या करता है, हमारे जो बाइनरी नंबर्स होते हैं उनको कंपेयर करने में मदद करता है। बाइनरी नंबर्स क्या क्या होते हैं, बाइनरी नंबर्स होते हैं 0 और 1, तो वो उसको कंपेयर करता है। तो उसके लिए हम लोग कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज करते हैं, उसके लिए हम लोग एंड और जोर नॉट, जीरो विथ लेफ्ट शिफ्ट एंड साइंड राइट शिफ्ट। तो इसके नाम के साथ साथ मैं आप लोगों को इसका जो ऑपरेटर साइन रहता है वो बता देती हूँ। जैसे कि ये क्या होता है, ये होता है एंड ऑपरेटर। वैसे ही ये होता है और ऑपरेटर। वैसे ही ये होता है जोर ऑपरेटर। वैसे ही ये जो फोर्थ ऑपरेटर मैंने लिखा है वो कहलाता है नॉट ऑपरेटर। और उसके अलावा दो ऑपरेटर जो मैंने और बताया वो होता है, अगर ये ऐसा डबल यूज कर रहे हैं हम लोग लेस देन का साइन, तो वो कहलाता है जीरो फिल लेफ्ट शिफ्ट। और अगर हम ग्रेटर देन का साइन दो बार इस्तेमाल करते हैं तो वो कहलाता है साइन राइट शिफ्ट। तो क्या करता है, जो जीरो फिर लेफ्ट शिफ्ट है वो जीरो की तरफ जो लेफ्ट मोस्ट बिट होता है, वैल्यू होता है, उसको डालता है। और जो राइट शिफ्ट होता है वो क्या करता है, वो जीरो से जस्ट अपोजिट साइड, मतलब किसी नंबर्स की तरफ हमें पुश करता है, हमारे वैल्यूज को पुश करता है, कहने का मतलब। इसका भी डिस्क्रिप्शन और इसका भी एग्जाम्पल आप लोग को मिल जाएगा बिटवाइज ऑपरेटर को, इसको भी ध्यान से पढ़ना। इसका इस्तेमाल नॉर्मल कोडिंग पे बहुत कम होता है, लेकिन हम लोग को पता होना चाहिए। अगर कहीं पर हमें ज़रूरत पड़ गई इसे इस्तेमाल करने की तो हम लोग को एटलीस्ट not visible.
ओके।